एक गांव में बलराज नाम का एक मजदूर अपनी पत्नी अलका के साथ रहता था। गांव में जिस किसी को भी काम पड़ता है वो सबसे पहले बलराज को याद करता है, और बलराज भी किसी के काम को मना नहीं करता, जिस कारण बलराज पूरा दिन और कभी-कभी तो रात को भी काम करता था। एक दिन वो किसी शादी में रात को काम करके सुबह-सुबह जब घर आया, आ गई आपको घर की याद? अरे कैसी बात कर रही हो भाग्यवान। घर की याद रहती है तभी तो इतनी मेहनत करता हूँ। सुनो जी, कोई ऐसा काम क्यों नहीं कर लेते जिसमें महीने की 1 तारीख को ही पैसे आ जाएं? इस तरह रोज रोज कुएं के मेढक की तरह उछल कूद करने से क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये सब करना अच्छा लगता है? अरे भाई, मैं भी चाहता हूँ कि कहीं पर एक बार लग जाऊं और महीने के पैसे एक बार ही आ जाएं। लेकिन गांव में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। न यहाँ पर फैक्ट्री है और ना ही कारखाना। भगवान की दुआ से दाल रोटी चल रही है, बस यही बहुत है। सुनो जी, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब हम 2 नहीं रह जाएंगे, 3 होने वाले हैं। अब हम दोनों को अपने से ज्यादा तीसरे का ख्याल रखना होगा। और ये सुनकर बलराज बहुत खुश होता है और वो अलका को गोदी में उठा लेता है। क्या क्या तुम सच कह रही हो अलका? आज तो सचमुच में तुमने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। ये लो, मिठाई मिली थी शादी में। मुंह मीठा करो। आज तो बलराज की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। आज वो काम पर भी नहीं जाता। आज पूरा दिन वो अलका के साथ घर पर रहता है। शादी के 2 साल हो गए हैं। आज पहली बार आप पूरा दिन घर पर रहे, मुझे अच्छा लगा। सुनो, क्यों ना हम ऐसा करें, शहर चलते हैं। वहां पर तुम काम कर लेना, कम से कम महीने में 1 दिन पूरे पैसे तो आएंगे। मैं रोज घर से बाहर रहता हूँ, इसलिए तुम्हें लगता है कि पैसे कम आते हैं। कहीं और जाकर रहेंगे ना, वहां पर भी इतने ही पैसे आएंगे। और फिर पराया देश पराया होता है। हमारा बच्चा अपनी किस्मत लेकर आएगा। अच्छा बताओ, बेटा होगा या बेटी? देखो भाई, मुझे तो बेटी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारी सी सुंदर सी। फिर मैं उसके लिए सुंदर सुंदर मेले में से फ्रॉक लेकर आऊंगा और वो परियों की तरह रहा करेंगी। बलराज के द्वारा बताए गए शब्दों में अलका भी खो जाती है और वो भी एक नन्ही सी बच्ची को फ्रॉक में इधर उधर घूमते हुए देखने लगती है, जो बिल्कुल परियों की तरह सुंदर थी। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और एक दिन अलका बेटी को जन्म देती है। दाई माँ कपड़े में लिपटी हुई छोटी सी बच्ची को बलराज के हाथों में देते हुए कहती हैं, बलराज, बेटी हुई है और अलका भी बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर में तुम उससे मिल लेना। बलराज कपड़े में लिपटी हुई बेटी के चेहरे से जैसे ही कपड़ा हटाता है, हैरान रह जाता है। उसकी बेटी काले रंग की थी। ये क्या दाई माँ, ये तो काली है। कैसी बातें कर रहा है? तेरी बेटी अस्पताल में थोड़ी पैदा हुई है जो बदल गई। अरे, अलका ने जन्म दिया है इसे। बलराज टुकुर टुकुर अपनी बेटी को देख रहा था। उसके सपनों में तो हमेशा एक ऐसी प्यारी सुंदर गोरी लड़की आई थी, और कहाँ उसके हाथों में एक काली लड़की थी। थोड़ी देर बाद वो अलका के पास जाता है। अलका भी अपनी बेटी को देखकर हैरान रह जाती है। सुनो जी, ये तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा हम दोनों सोचा करते थे। मैं भी यही सोच रहा था अलका, लेकिन अब क्या करें, बेटी तो हमारी ही है ना। अगले दिन सुबह सारे गांव में पता चल जाता है कि अलका ने एक काली बेटी को जन्म दिया है, और वहीं सुबह सुबह डाकिया घर आता है और बलराज से कहता है, अरे सुनो भैया, क्या तुम ही बलराज हो? हाँ भैया, मेरा नाम ही बलराज है। क्या हुआ? अरे भैया, तुम्हारा नाम ये रजिस्ट्री आई है। मेरे नाम से? भैया ध्यान से पढ़ लो, मेरा तो कोई भी नहीं है। अरे भैया, यही घर का एड्रेस है और तुम्हारा ही नाम लिखा हुआ है, और भेजने वाले गांव का नाम माधवपुर है। माधवपुर? ये तो मेरी माँ के गांव का नाम था। बलराज रजिस्ट्री खोलकर देखता है और बार बार उसे देखता है और पढ़ता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके ननिहाल से उसे खबर मिली थी कि वहां पर उसे 500 एकड़ जमीन मिली है। वो खुशी से उछलता हुआ अलका के पास आता है। देखा देखा, मैं न कहता था
कि हमारा बच्चा अपनी किस्मत खुद लेकर आएगा। देखो, कल ये दुनिया में आई है और आज मुझे मेरे ननिहाल में 500 एकड़ जमीन मिली है। क्या तुम सच कह रहे हो? इसका मतलब तो हमारी बेटी किस्मत की धनी है। हाँ, सुनो अलका, जी। 2 दिन बाद मुझे वहां जाना होगा और मैं सोच रहा हूँ जमीन को बेचकर जो भी पैसे मिले उससे यहाँ अपने गांव में जमीन खरीद लेता हूँ। इस तरह मैं जमीनों का मालिक हो जाऊंगा और अपने ही जमीन पर खेती बाड़ी किया करूंगा। ये सुनकर अलका खुश हो जाती है। 2 दिन बाद बलराज अपने ननिहाल जाता है और जमीन बेचकर पैसा ले आता है और अपने गांव में जमीन खरीद लेता है। दोनों अपनी बेटी का प्यार से नाम देविका रखते हैं। सुनो अलका, आज हमारी देविका पूरे 2 महीने की हो गई है और मैं अब सोच रहा हूँ क्यों ना इसके शुभ कदमों को खेतों में लगवा दूं। आज मैं पहली बार अपने खेतों में हल चलाने जा रहा हूँ। मैं भी यही कहने वाली थी। बस मैं देविका को तैयार कर देती हूँ, फिर चलते हैं। और हाँ, पूजा की थाली भी ले लेती हूँ। हाँ हाँ, जरूर। बलराज अपने खरीदे हुए बैलों की जोड़ी के साथ अलका और देविका को लेकर खेतों में जाता है। देविका के पैरों को वो जमीन पर रखवाता है, फिर उस जमीन की पूजा करता है और जैसे ही वो हल चलाने लगता है तभी टन की आवाज आती है। अलका, ये कैसी आवाज है? मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि हल किसी बर्तन से टकराया है। अलका देविका को गोदी में लेकर खड़ी थी और बलराज जहां जमीन से आवाज आई थी वहां खोद कर देखता है तो वहां से सोने का एक घड़ा निकलता है जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। ये देखकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं और बलराज आवाज लगाकर आसपास के किसानों को बुलाता है और उन्हें वो सोने से भरा हुआ घड़ा दिखाता है। अरे भाई बलराज, भाई ये तो चमत्कार हो गया है। भाई ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारी देविका तो जादुई किस्मत लेकर पैदा हुई है। भाई पैदा हुई तो जमीन मिली और जमीन पर रखा तो सोने का घड़ा। भाई कमाल है। अम्मा सचमुच में बड़े ही किस्मत वाले हो बलराज। हाँ भैया, सच कह रहे हो। हमारी देविका तो जादुई किस्मत वाली लड़की है। सारे गांव में इस बात की चर्चा होने लगती है कि बलराज की काली बेटी बड़ी ही किस्मत वाली है। वो तो जादुई किस्मत वाली है और आते ही अपने पिता को धनवान बना दिया उसने। बलराज रातों रात अमीर हो गया था। उसने अपना बड़ा सा घर बनवा लिया, दिल खोलकर गरीबों को दान दिया। अब तो बलराज का रहन सहन, खान पान सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे उसकी बेटी देविका भी बड़ी होने लगी। देविका का 5वां जन्मदिन था और बलराज ने पूरे गांव को दावत दी। सभी लोग दावत में आकर खाना खा रहे थे कि तभी जोर जोर से बादल गरजने लगे और तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के पास से बहती हुई नदी में तूफान आ गया, जिस कारण गांव में बाढ़ आ गई। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ये सब क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो मैं अपनी बेटी का जन्मदिन मना रहा था और अब सारे गांव में बाढ़ आ गई है। अब क्या होगा? सारा गांव परेशान हो रहा है। देविका बेटी, सब कहते हैं कि तुम जादुई किस्मत वाली हो। तुम कोई जादू क्यों नहीं दिखा रही हो? हाँ? तुम इस गांव में पैदा हुई हो, तुम्हारा इस गांव के प्रति कोई फर्ज बनता है कि नहीं? बाबा, फर्ज क्या होता है? देखो बेटा, तुम हमारे घर पैदा हुई और हम इस गांव में रहते, तो ये सारे गांव वाले मेरे बहन भाई हैं, है ना? जिस तरह तुमने पैदा होकर मेरे को मुसीबत से बाहर निकाला, इसी तरह तुम इन गांव वालों को भी इस बाढ़ से बाहर निकालो। ये सुनकर देविका मुस्कुराने लगती है। फिर वो अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ करती है। बारिश रुक जा। तभी अचानक से बारिश रुक जाती है। गांव का पानी भी जल्दी ही उतर जाता है। अलका और बलराज ये देखकर बहुत खुश थे और परेशान भी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी देविका क्या सचमुच में जादुई शक्तियों के साथ पैदा हुई है। सुनो जी, जिस तरह सोने का घड़ा मिलने पर आपने सब लोगों को बता दिया था, इस तरह ये बात किसी को मत बताना कि हमारी बेटी ने बारिश को रुकने को बोला था तो वो रुक गई। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो अलका।
ये बात मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। अपने माँ बाप की बात सुनकर देविका मन ही मन मुस्कुरा रही थी। समय थोड़ा और आगे बढ़ जाता है और देविका अब 18 साल की हो जाती है और उसके साथ की गांव की लड़कियां देविका को बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं। वो उसके काले रंग का मजाक भी उड़ाया करती थीं। जिनमें से उसके पड़ोस में रहने वाली खुशी नाम की लड़की तो उसका बहुत ही मजाक उड़ाती थी। अरे देखो देखो, देविका आ रही है। इसका नाम तो काली माता होना चाहिए था। गांव वाले कहते हैं कि ये किस्मत की धनी है, लेकिन रंग रूप की तो काली ही है ना। अपनी किस्मत से अपना रंग रूप क्यों नहीं सही कर लेती? अरे हाँ, तुमने तो बड़े पते की बात बोली। क्यों री देविका, तू अपना रंग रूप गोरा क्यों नहीं कर लेती? सुना है कि तुझे जादुई शक्तियां प्राप्त हैं। ये कहकर सब हंसने लगती हैं। देविका, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, उनकी बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और घर आकर, माँ, सभी लड़कियां मुझे काली माता कहकर चिढ़ाती हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि गांव की सभी लड़कियों को काला बना दूं। अलका कुछ कह पाती इससे पहले ही देविका ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और गांव की सभी लड़कियों को काला बना दिया। सब लड़कियां एक दूसरे को देखकर डर गईं। शीशे में देखकर खुद डर गईं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब लड़कियां रोने लगीं। ये तुमने क्या किया देविका? देखो तो, गांव की सभी लड़कियां कैसे रो रही हैं, कितना दुखी हैं। माँ, माना कि मुझे जादुई शक्तियां भगवान से प्राप्त हुई हैं, लेकिन ये रंग रूप भी उन्हीं का दिया हुआ है। सब इसका मजाक उड़ाते हैं। तब तो आपने कुछ नहीं कहा। वो इसलिए क्योंकि तू मेरी बेटी है और मुझे तो तू ऐसे भी अच्छी लगती है। चल बेटा, सबको माफ कर दे, दिल को बड़ा रख। उधर खुशी अपनी सभी सहेलियों के साथ देविका के घर आती है और उससे माफी मांगती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरी वजह से काली हुई हो? क्योंकि हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया और उसकी थोड़ी देर बाद हम सबकी ऐसी हालत हो गई। हमें माफ कर दो देविका, आज से हम तुम्हारे दोस्त हैं। देखो बेटी, अब सब तुमसे माफी मांग रहे हैं, इसलिए जल्दी से इन सबको पहले जैसा कर दो। देविका ऐसा ही करती है। अब गांव की सभी लड़कियां उसे अपनी सहेली मानती थीं और सारा गांव जान गया था कि देविका जादुई किस्मत लेकर पैदा हुई है और वो कुछ भी कर सकती है। छाया और कंचन दोनों सहेलियां थीं और साथ साथ घर में रहती थी। दोनों सहेलियों ने साथ साथ पढ़ाई की और बचपन भी साथ गुजारा। अब दोनों सहेलियां स्कूल पास कर चुकी थी। पूरे दिन का काम करने के बाद दोनों सहेलियां छत पर आ जाती और वहां पर घंटों बातें करती, कभी अपने फ्यूचर को लेकर तो कभी आज वर्तमान को लेकर। दोनों सहेलियां गरीब थीं और रोज नए तरीके ढूंढती थीं कि किस तरह वो अमीर हो सकती हैं। और दोनों ही सहेलियों की आस्था माँ दुर्गा से जुड़ी हुई थी। सुनो कंचन, एक अच्छा मौका है हमारे पास कुछ पैसे कमाने का। घर वालों की मदद भी हो जाएगी। अच्छा, मैं भी तो सुनूं, आज कौन सा आइडिया आ गया तुझको? देख, परसों से ना नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। सब लोगों को माता रानी का सामान चाहिए। क्यों ना हम लोग कुछ पैसे जोड़कर माता रानी का सारा सामान ले लें, फिर मंदिर के बाहर दुकान लगा लें। कमाल का आइडिया है छाया, लेकिन मुझे बस इतना बता दे कि वो सामान खरीदने के लिए हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? वो कहावत सुनी है ना कि पैसा ही पैसे को खींचता है। जब हमारे पास ही पैसा नहीं है तो हम पैसा कैसे खींचेंगे? हे भगवान, पता नहीं ये गरीबी कब हमारा पीछा छोड़ेगी। रोज कितने अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं, लेकिन इन पैसों की वजह से सब गुड़ गोबर हो जाता है। चल, मन छोटा मत कर, माता रानी जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगी जिसमें पैसा भी ना लगे और हमारी कमाई भी अच्छी हो जाए। और तभी दोनों की माँ आवाज देती है और वो दोनों नीचे उतर आती हैं। ये इतनी लंबी लंबी क्या बातचीत करती हो दोनों की दोनों? जब देखो छत पर ही खड़ी रहती हो। कुछ नहीं माँ, बस काम के बारे में ही बातें कर रहे थे। पर क्या करें,
कुछ समझ में ही नहीं आता। हर काम के लिए तो पैसा चाहिए और पैसा हमारे पास है नहीं। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया कि तुम दोनों मुंडेर पर खड़ी होकर मुंगेरी लाल के हसीन सपने क्यों देखती हो। अगर सपने देख चुकी हो तो जाओ रात के खाने की तैयारी कर लो। उधर कंचन के बाबा भी उसे समझा रहे थे। बेटी, तुम लोग घर के अंदर बैठकर बातें किया करो, यूं छत पर खड़ी होकर बातें क्यों करती हो? अरे मोहल्ले वाले बातें करते हैं। माता रानी की सौगंध बाबा, हम दोनों तो बस ऐसे ही काम की बातें करती हैं। मैं जानता हूं, लेकिन ये दुनिया नहीं समझती है ना। दो जवान लड़कियां इस तरह छत पर खड़ी होकर बातें करेंगी तो सब तो बातें बनाएंगे ही ना। थोड़ा सा ध्यान रखो, घर में बैठकर बातें किया करो ना, कौन रोक रहा है? फिर कंचन कुछ नहीं कहती। अगले दिन दोनों सहेलियां घर के बाहर खड़ी होकर बातें कर रही थीं कि तभी एक फूल वाला वहां से गुजरता हुआ आवाज लगा रहा था। फूल ले लो फूल, अरे फूल ले लो फूल, लाल फूल, पीले फूल, फूल ले लो फूल, ताजे ताजे फूल, माता रानी के नवरात्रों के फूल ले लो। फूल ले लो, फूल ले लो, माता रानी के नवरात्रों के फूल ले लो। और तभी दोनों सहेलियों के दिमाग की बत्ती जल जाती है। तुम भी वही सोच रही हो ना जो मैं सोच रही हूँ छाया? हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ जो तू सोच रही है कंचन। इसमें तो पैसे भी नहीं लगेंगे। बस हम लोगों को थोड़ा जंगल की तरफ जाना होगा, वहां से सुंदर सुंदर फूल लेकर आने होंगे और उसके बाद माला बनाकर बेच सकते हैं हम। अरे तुम्हें याद है छाया, जब हम लोग स्कूल से आते थे तो वहां सड़क किनारे कितने सारे फूल लगे होते थे। फिर दोनों सहेलियां माता रानी का सामान लेकर आ रहे हैं ये कहकर वहां से निकल जाती हैं। उस गली में पहुंचकर वो देखती हैं तो वहां दूर दूर तक भी फूलों का नामो निशान नहीं था। और ये देखकर दोनों सहेलियों का चेहरा उतर जाता है। लगता है हम दोनों की किस्मत ही खराब है। वैसे तो यहाँ पर फूल ही फूल होते थे और आज बंजर हो रखी है जमीन। चल निराश मत हो कंचन, माता रानी का सामान तो लेकर आए, फिर सीधे घर चल देंगे। दोनों सहेलियां बाजार जाती हैं। वो माता रानी का सामान खरीदती हैं और घर की तरफ आने लगती हैं कि तभी एक औरत फूलों से भरी गठरी लेकर जा रही थी। लड़खड़ाकर वो गिर जाती है। दोनों सहेलियां भागकर जाती हैं और उसे उठाती हैं। जीती रहो, खुश रहो दोनों की दोनों। भगवान तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी करे। लाओ अम्मा, ये गठरी हमें पकड़ा दो, हम पहुंचा देंगे तुम्हारे घर तक। अच्छा बेटी, ये लो और मेरे पीछे पीछे आओ तुम दोनों। और दोनों सहेलियां दोनों तरफ से गठरी को पकड़ लेती हैं और बुढ़िया के पीछे पीछे चलते हुए उसके घर पहुंच जाती हैं। वहां जाकर देखती हैं तो बहुत सारे फूल पहले से ही मौजूद थे। अरे अम्मा, इतने सारे फूल हैं यहाँ पर तो। यही तो मेरा काम है, मैं फूलों की माला बनाती हूँ। अब पूरे नवरात्रे माला बनाकर मंदिर के बाहर बेचूंगी। एक बात तो बताओ अम्मा, हम तो सारे गांव में घूम कर आ गए, हमें तो कहीं भी फूल नहीं दिखाई दिए। फिर तुम्हें इतने सारे फूल कहाँ से मिल गए? तुम दोनों को क्या करना था फूलों का? अगर चाहिए तो मुझसे ले सकती हो। अरे नहीं नहीं अम्मा, हमें माता रानी पर चढ़ाने के लिए फूल नहीं चाहिए थे। हम भी तुम्हारी तरह ही सोच रहे थे कि फूलों की माला बनाकर बेचेंगे तो कुछ पैसे आ जाएंगे। कुछ भी कहो, हम लोग तो इतने गरीब हैं अम्मा कि नवरात्रों के व्रत रखते हैं तब भी घर का बजट हिल जाता है। अच्छा, ऐसी बात है
तो तुम दोनों एक काम क्यों नहीं करती? अब इस बुढ़ापे में मुझे दिखाई भी नहीं देता। सुई भी कभी कभी हाथ में चुभ जाती है। तुम दोनों मेरे यहाँ आ जाया करो। रोज मुझे माला बना कर देती रहो तो मैं तुम्हें इसके पैसे भी दे दूं। और ये सुनकर दोनों सहेलियां खुश हो जाती हैं। अगले दिन सुबह सुबह माता रानी की चौकी लगाकर वो अम्मा के पास जाती हैं और जल्दी जल्दी ढेर सारी माला बनाकर तैयार करती हैं। जाते समय अम्मा उन दोनों को पैसे भी देती है। ये लो, और कल फिर से आ जाना वक़्त पर। दोनों सहेलियां खुशी खुशी घर आ जाती हैं। घर पर भी वो बता देती हैं कि वो एक अम्मा के पास फूलों की माला बनाएंगी, इसके बदले में उन्हें पैसे मिलेंगे। अब भूखे पेट वहां पर जाकर माला ही बनाती रहोगी क्या? कितने पैसे मिल जाते हैं तुम्हें? हाँ, दिन भर में 50 रुपए। 50 रुपए में आजकल होता क्या है? वो ऐसा है ना माँ, हमने कभी माला बनाई ही नहीं थी, इसलिए हाथ तेज नहीं चलता हमारा। लेकिन कल देखना माँ, इतनी सारी मालाएं बनाएंगे कि हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। उधर कंचन के घर में भी इसी बात पर चर्चा हो रही थी। कंचन ने भी घर वालों को जवाब दे दिया। माँ, बाबा, जिस तरह बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, देख लेना, हमें भी इस काम का जरूर फल मिलेगा एक न एक दिन। ये तो मुझे पता नहीं कि तुझे कब फल मिलेगा। फिलहाल तो इन 50 रुपयों से सिर्फ 1 दर्जन केले ही आएंगे। देखो, इस तरह नहीं कहते हैं। घर में लक्ष्मी आई है। अरे तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बेशक 50 रुपए ही आए हों, ये हमारी कंचन की मेहनत की कमाई है, और मेहनत का पैसा 50 रुपए भी बहुत ज्यादा लगता है। बाबा सही कह रहे हैं माँ, ये लीजिए 50 रुपए और ले आइए केले। फिर दोनों ही घरों में शाम की आरती होती है और सब लोग माता रानी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। अगले दिन सुबह दोनों सहेलियां वापस से अम्मा के पास जाती हैं और माला बनाने लगती हैं। आज दोनों के हाथ जल्दी जल्दी चल रहे थे, तो आज उन दोनों को 100 रुपए मिले। अम्मा, एक बात तो बताओ। अम्मा, एक बात तो बताओ, क्या ये सारी मालाएं एक ही दिन में बिक जाती हैं? और नहीं तो क्या मैं तुम लोगों से ऐसे ही मेहनत करवाती हूँ? चलो, अब शाम होने को आई है, जाकर अपने घर माता रानी की आरती करो और प्रसाद ग्रहण करो। और दोनों सहेलियां घर की तरफ चल देती हैं। ओए माँ, मेरी तो उंगली दर्द कर रही है। आह! और ये देख, मेरी उंगली में भी कितनी बार सुई घुस गई। कितना दर्द हो रहा है। पर खुशी इस बात की है कि आज 100 रुपए मिले हैं हमें। आज प्रसाद का सामान लेकर जाऊंगी। हर बार माँ थोड़े से ही आलू खाने को देती है और कहती है इसी से पेट भर ले। तभी दोनों सहेलियां दुकान पर जाती हैं और माता रानी के लिए भोग का सामान ले लेती हैं। देखते ही देखते पूरे 8 नवरात्रे बीत जाते हैं। कभी 100 रुपए तो कभी 150 रुपए रोज दोनों सहेलियां लेकर आती हैं, और इस तरह पूरे नवरात्रे माता रानी के भोग का सामान वो अपने पैसों से ही लाती हैं। उनकी लगन देखकर घर वाले भी खुश थे। 8वां नवरात्रा था। दोनों सहेलियां जब अम्मा के घर से निकलने लगीं, तब कल आखिरी नवरात्रा है। सुबह सुबह कंजक भी बैठती हैं। तुम लोगों को भी तो बिठानी होंगी ना। यही लो, मेरी तरफ से माता रानी की ये भेंट लेकर जाओ घर। ये दोनों मालाएं तुम दोनों के लिए हैं। सुबह सुबह माता रानी के चरणों में रख देना याद से।
ये मालाएं हमारे लिए है अम्मा। हाँ बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। तुम्हारी वजह से इस बार हमारे नवरात्रि बहुत अच्छे हुए हैं। जीती रहो, खुश रहो। माता रानी तुम दोनों की सारी इच्छाएं पूरी करे। जाओ बेटी, अब तुम दोनों को देर हो रही है। घर जाकर जैसा मैंने करने को कहा है वैसा ही करना। ये मालाएं माता रानी के चरणों में रखना। दोनों सहेलियां खुश होकर जाती हैं। आज अम्मा ने उन दोनों को 200-200 रुपए दिए थे। वो भोग का सामान भी लाती हैं और 100-100 रुपए अपने अपने घर में देती हैं। अम्मा की दी हुई माला माता रानी के चरणों में रख देती हैं। अगले दिन सुबह सुबह दोनों सहेलियां नहा धोकर जब माता रानी की पूजा करने लगती हैं और वो माला खोलती हैं तो देखती हैं कि कागज में लिपटी हुई फूलों की माला सोने की माला है। दोनों के घर वाले हैरान हो जाते हैं। छाया भागकर कंचन के घर जाती है। मैं भी तेरे पास आने वाली थी छाया। देख, देख रही है, कल अम्मा ने जो फूलों की माला दी थी वो तो सोने की फूलों की माला है। लगता है माता रानी स्वयं आई थी हम लोगों की मदद करने को। जय माता रानी, जय माँ अम्बे। हाय, इन दोनों बेटियों के तो भाग जग गए। माता रानी ने खुद दर्शन दिए इन्हें। सही कह रही हो बहन, मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसे जैसे आज हम दोनों परिवारों को मिलकर कंचक बैठानी चाहिए। कितना शुभ मौका है हमारे लिए। हमारी दोनों बेटियों की कृपा से हमें ये दिन देखने को मिला। जय महारानी, जय माँ अम्बे। दोनों परिवार बहुत खुश थे। उन्होंने मिलजुल कर पूजा की और फिर कंजक भी बिठाई। सारा काम खत्म होने के बाद जब दोनों सहेलियां अम्मा से मिलने के लिए गईं तो वहां न तो कोई घर था और ना ही कोई अम्मा थी और ना ही फूलों का भंडार। और ये देखकर दोनों सहेलियां हैरान हो जाती हैं कि रोज तो वो यहीं इसी गली में ही आती थी। वहां से गुजर रहे एक आदमी से वो दोनों पूछ बैठती हैं, तुम कैसी बात कर रही हो? यहां तो कोई घर नहीं है। मैं पिछले 15 सालों से इस गली में रहता हूं। मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा। इसका मतलब माँ ठीक कहती थी। जरूर हमें माता रानी ने दर्शन दिए। हम उन्हें कैसे नहीं पहचान पाए। चल, अब मन छोटा मत कर। माता रानी ने अपने दर्शन दिए हैं और अपनी कृपा बरसाई है हम पर। तभी तो देखना आज हम दोनों कितनी अमीर हो गई हैं। और दोनों गरीब सहेलियों के ये नवरात्रे उनके लिए वरदान साबित हुए। अब उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोनों सहेलियां लोगों की बहुत मदद करने लगी।